गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ एंड उसके बाद वाले वीडियो मैंने पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ की इक्वेशन, बॉयल्स लॉ के ग्राफ और बॉयल्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। एंड गाइस अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड लॉ, जिसको मैं बोलता हूं चाचा की टीवी वाला लॉ। चाचा की टीवी वाला लॉ, क्या बोलता हूं मैं इसको? चाचा की टीवी। जैसे इसके पहले वाले बॉयल्स लॉ का हमने क्या था, बी फॉर बॉयल्स, बी फॉर बापूजी। बापूजी मतलब बाप, और बाप को आप लोग क्या बोलते हैं? पापा। तो पापा वाला लॉ, कौन सा लॉ? पापा वाला लॉ। पापा बोले तो प्रेशर, वाला बोले तो वॉल्यूम, पापा वाला लॉ। एंड पापा मतलब बापूजी, तो पापा का नाम क्या है? बापूजी। बापूजी बोले तो बॉयल्स, तो बॉयल्स लॉ इज प्रेशर वॉल्यूम एंड दिस इज चाचा की टीवी। चाचा की टीवी। तो व्हाट इज चाचा? चाचा बोले तो चार्ल्स, तो चार्ल्स है आपके चाचा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चार्ल्स लॉ एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीवी, क्योंकि ये लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर टू यू मेरे प्यारे बच्चों? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? आगे बढ़े, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, this law was given by, temperature volume law was initially given by Charles. It was initially given by Charles and later on amendments was done by Gay-Lussac, यानी गे-लुसेक ने इसको और ज्यादा इलेबोरेट करा, गे-लुसेक ने इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी वो हमारे इसने पूरी करी थी। ठीक है, आगे बढ़े नाउ। तो गाइस गे-लुसेक क्या था? गे-लुसेक क्या नहीं था, चार्ल्स लॉ क्या था? तो चार्ल्स ने एक बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करा। चार्ल्स ने बोला लेट से अपने पास में एक चेंबर है, कुछ इस तरीके का मुझे चेंबर दिख रहा है। इस चेंबर के अंदर उन्होंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया था, एक ऐसा पिस्टन जिसका खुद का कोई फोर्स, जिसका खुद का कोई प्रेशर नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्री है। जहां उस पर दबाव पड़ेगा, जहां पर उस पर बाहर से कोई प्रेशर पड़ेगा, ये बेचारा उसके रास्ते मूव करने लग जाएगा। तो ये था वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये बना दिया मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आप देखो ये इतना खतरनाक तरीके से पैक्ड है कि इसने कंटेनर की जो वॉल्स है उससे बिल्कुल रगड़ के चलता है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। दिस इज योर पिस्टन। ठीक है, लेट्स से यहां पर टेम्परेचर है T1। यहां पर मैंने ऑब्जर्व करा कि जो यहां पर गैस भरी हुई है, यहां पर जो गैस भरी हुई है उसका वॉल्यूम है 0.5 लीटर्स, यानी यहां पर जो गैसेस है उसका वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर्स। ये गैसेस के आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। एज सुन एज हमने इस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट करा, जैसे ही हम इस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका कंटेनर, ठीक है, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ कुछ यहां पहुंच गया है। अब ये पिस्टन मूव करता हुआ यहां पर कहीं पर पहुंच गया है और ये इसका आउटसाइड वाला अपन यहां पर बना देते हैं। और ये देखो ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर निकल गया, ये जो पिस्टन है अभी ये ऊपर की ओर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब जो अंदर गैसेस भरी हुई है उनका वॉल्यूम बढ़ गया, और अभी आपको गैस कितनी दिख रही है? 1 लीटर। और यहां पर टेम्परेचर कौन सा हो गया? T2, क्योंकि आपने टेम्परेचर T1 को हीट करा, मतलब डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ा। तो यहां पर चार्ल्स ने बोला दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सबसे पहले तो आप लोग एक बात ध्यान रखो, यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। मतलब अगर ये वाला चेंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा है तो ये वाला कंटेनर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही रहेगा, इनके प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस, फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस, यानी यहां पर गैस के मोल्स क्या है? फिक्स्ड है। दैट मीन्स अगर यहां पर गैस के 1 मोल प्रेजेंट है तो यहां पर भी जो गैस है जिसका वॉल्यूम बढ़ा है उसके मोल्स में कोई बदलाव नहीं आया है, उसके मोल्स अभी भी कितने? 1 मोल है। मतलब आप समझ रहे हो, गैसेस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
यहां पर गैस का वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने करीब है या एक दूसरे से कितने दूर है। हम लोग ये सब बात जानते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम था, इन गैस के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर यानी कि हीट ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपने आप में एक एनर्जी है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से गैसेस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम थी, इसलिए वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और धीरे धीरे मूव करने की वजह से इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में वेंडर वॉल फोर्स ज्यादा था। लेकिन आपने हीट कर दिया, हीट करने की वजह से गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो तेज घूमने लगे, और तेज घूमने की वजह से ये इनके बीच का वेंडर वॉल फोर्स कम होने लगा और ये दूर निकलने लगे। तो इन्होंने क्या करा होगा, पिस्टन को नीचे से टक्कर मारनी चालू करी होगी। ये पार्टिकल्स ने पिस्टन को नीचे से धनाधन ढपा ढप टक्कर देना चालू करी होगी। तो बेचारा पिस्टन तो फ्रिक्शनलेस है, वो ऊपर उठ गया। तो यहां पर हमने क्या बात नोट करी, दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इट वाज डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? इतना लिखने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम is directly proportional to टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आपका वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना वॉल्यूम कम होगा। एंड गाइस दिस इज चार्ल्स लॉ फॉर यू, ये है आप लोगों के लिए चार्ल्स लॉ। यानी यहां पर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं एक गैस के लिए, कब जब प्रेशर और उसके मोल्स कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। जल्दी से इतना नोट करो, हो गया? चलिए सुपर। अब गाइस यहां पर हम इस डायग्राम को रब करेंगे और हम लोगों ने यह सीख लिया है कि जो हमारा चार्ल्स लॉ है ये टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखाता हूं, देखो अगर आपने कार देखी हो सर हमने तो कार देखी नहीं, हमको तो पता ही नहीं कार क्या होती है। अगर कार देखी हो, क्या बकवास कर रहा है, मतलब कार देखी है, हाँ। गर्मी देखी है? नहीं सर जब से पैदा हुए हैं गर्मी तो देखी ही नहीं, बारिश ही हो रही है। अबे गर्मी भी देखी है। तो धूप देखी है? हाँ कोई मिल गया, मैं जादू धूप ही तो खाता था, मेरा जादू धूप खाता है तो गाइस देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए कार है, आपने कार को डायरेक्ट धूप में, गर्मी के मौसम में, मई जून की गर्मी में आपने उसको धूप में खड़ा कर दिया है, और ग्लास जो है कार के चारों जो विंडोज है वो बिल्कुल पैक्ड है, सील पैक्ड। अब क्या होगा, कार के अंदर जो गैस है, होगी ना कार के अंदर गैस, इस दुनिया में जो जगह खाली है वहां पर गैस है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस दीवार पर बोर्ड है, मैं यहां पर खड़ा हूं लेकिन मेरे आसपास जगह खाली है, तो यहां पर सब जगह एयर है यानी गैसेस हैं, तो कार के अंदर गैस होगी। अब आप कार ड्राइव करके आए, अभी बढ़िया एसी वेसी ऑन है, कार बिल्कुल चिल्ड है, बिल्कुल कूल है, ठंडी है, आपने बढ़िया घूम फिर के आए, कार धूप में खड़ी कर दी, आप अंदर चले गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सनलाइट की वजह से कार गर्म होने लगेगी। कार गर्म क्या होगी, कार के अंदर जो गैसेस हैं वो भी गर्म होने लगेगी, क्योंकि उनको सनलाइट से हीट मिल रही है, यानी वो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो तेज 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 घूमेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के से पार्टिकल तेज तेज घूमेंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में जो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना था वो नहीं हो पाएगा। मतलब गैसेस एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, गैसेस अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन कार ने उसको ऐसे पकड़ रखा है। कार के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स है, कार के अंदर का वॉल्यूम तो फिक्स है, तो अब गैसेस को तो वॉल्यूम बढ़ाना है, तो गैसेस क्या करेगी, गैसेस पूरी ताकत से आके ग्लास को भप मारेगी, फिर एक दूसरी गैस आएगी धप कार के ग्लास को मारेगी, और बूम कार के ग्लास को मारेगी, धम धूम धूम। समझ रहे हो,
और ये जो मैंने आपको धम धूम बताया ये लगातार होगा, करोड़ों पार्टिकल ग्लास को धपा ढप आकर टक्कर मारेंगे, जोर जोर से ठट 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 मारेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ग्लास कमजोर पड़ता जाएगा और ग्लास चटक जाएगा, ग्लास हल्का सा तिड़क जाएगा। और जैसे ग्लास तिड़केगा, एक जरा सी भी अगर ग्लास में स्पेस बनी, अंदर की सारी गैस फटाफट गर्म गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि गर्म गैस को एक्सपांड करना है, गर्म गैस ऊपर की ओर उठती है, इसलिए वो सारी गर्म गैस ग्लास तोड़ के बाहर निकल जाएगी। तो इफ यू वांट टू कीप योर कार सेफ, उसको छाव में लगाओ। और आपने देखा भी होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लास के जो कार के जो ग्लास होते हैं, विंडोज इतनी सी खुली रख देते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो उस खुली जगह से बाहर निकल जाए, ग्लास ब्रेक ना हो। तो इट इज अ साइंटिफिक फिनोमिनन और ये चार्ल्स लॉ से एक्सप्लेन होता है। तो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन के हिसाब से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इट इज इक्वल टू K2V। यहां पर मैंने, आप देखो मैंने यहां पर K2 लिया हुआ है, यहां पर मैंने K1 क्यों नहीं लिया हुआ है, क्योंकि K1 अपन ने पिछले वीडियो में बॉयल्स लॉ में लिया था, और बॉयल्स लॉ में K1 टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता था, लेकिन यहां पर K2 है जो किस पर डिपेंड करेगा। आपने क्या क्या कांस्टेंट लिया है, प्रेशर, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। बॉयल्स लॉ का जो कांस्टेंट था वो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना, चार्ल्स लॉ अलग है और बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट अलग है। अच्छा, तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, मैं K2 यहां लिखकर इसको टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम नहीं कर सकता? जी हां, मैं कर सकता हूं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम का जो रेशो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेता हूं मैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसका एग्जांपल देखोगे तो आई थिंक CO2 के लिए लिया हुआ है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वॉल्यूम का रेशो निकाला और वो 0.18 कांस्टेंट आया है। मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो आपके पास में टेम्परेचर है, आपके पास में वॉल्यूम है, आपके पास में टेम्परेचर बाय वॉल्यूम का रेशो है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर मैंने लिया 100 डिग्री सेल्सियस, या चलो एक काम करते हैं इसको केल्विन्स में लेकर चलते तो ज्यादा मजा आएगा। इसको मैंने लिया 300 केल्विन। तो इस वक्त गैस का वॉल्यूम था, आप मान के चलो लगभग 600 लीटर। जब तापमान 300 केल्विन था, गैस कितनी थी, 600 लीटर। तो T/V का रेशो क्या हो जाएगा, T क्या है 300, V क्या है 600, तो 300 डिवाइडेड बाय 600 यानी T/V का वैल्यू कितना हो गया 0.5 केल्विन्स बाय लीटर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 400 केल्विन्स, तो गैस का वॉल्यूम 800 लीटर्स हो जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय 800 इज अगेन 0.5 केल्विन्स पर लीटर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के 500 केल्विन कर दिया तो ये बढ़कर हो जाएगा 1000 लीटर, वैल्यू शुड अगेन भी 0.5 केल्विन्स पर लीटर। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इस प्रपोर्शन में बढ़ेगा कि उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने वैल्यू क्यों सिखाई, ये वैल्यू इसलिए सिखाई ताकि पहली बात तो आपके इमेजिनेशन में ये चीज आ जाए, और दूसरा जब अपन इसका आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी। तो क्या ये वाला फंडा समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो? अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ये टेम्परेचर T1 था तो यहां पर वॉल्यूम हो गया V1, तो अपन बोलते हैं लेट से एट टेम्परेचर T1 वॉल्यूम इज V1। तो इक्वेशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों? इक्वेशन बनेगी T1 इज इक्वल टू K2 V1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए प्यारे बच्चों। नाउ व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड टू T2, यानी बढ़ा दिया मैंने टेम्परेचर या घटा दिया। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम घटेगा कब? जब टेम्परेचर घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का यहां पर रिलेशनशिप है। तो चलो मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया तो वॉल्यूम विल बिकम V2। लेकिन अभी हमने देखा कि टेम्परेचर वॉल्यूम का रेशो तो हमेशा फिक्स आता है 0.5 के। मतलब यहां पर जो K2 है वो K2 यहां पर भी होगा। समझ गए? क्योंकि K2 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। व्हाट इज T/V? इट इज नथिंग बट K2। तो यहां पर T2 इज इक्वल टू K2 V2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर लो, K2 इज इक्वल टू T1 बाई V1, और इसको भी रीअरेंज कर लो तो K2 इज इक्वल टू T2 बाय V2। इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो K2 की जगह पर यहां क्या आ जाएगा T1 V1, तो T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक काम कीजिए, इसको रीअरेंज कर लीजिए, टेम्परेचर टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जो आपको याद रखनी है, और इन्हीं पर आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ सकते हैं, दो अलग टेम्परेचर पे, एक सिंगल टेम्परेचर पर और कांस्टेंट की वैल्यूज पर। आई मेरे लाडले बच्चों को बात समझ? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो। हो मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया। अब तुमको शिनचैन आगे पढ़ाएगा और एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। अब गाइस देखो, ये तो हम लोगों ने फंडा समझ लिया, बहुत अच्छा था, इजी था, इजी पीजी था, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट चार्ल्स ने दे दी, माथो खराब हुई गयो, मेरा अता माजी सटकली। चार्ल्स लॉ में एक ऐसी चीज आ जाती है जो अता माजी सटका देती है, पर समझते हैं उसको। चार्ल्स ने क्या बोला, दैट अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस which is at 0 degree Celsius, which is at 0 degree Celsius by 1 degree Celsius, then the volume of the gas, then the volume of the gas is increased by 1 by 273.15 units and vice versa, and vice versa। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है समझ में नहीं आया। इमेजिन करो कि आपके पास में एक गैस है जिसका टेम्परेचर, या आपके पास में एक गैस है जो अभी कितने टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, एक गैस है जो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद है, ठीक है। तो इस गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना है, मैंने माना V0। इस गैस का वॉल्यूम कितना है V0। अब अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दूं, अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो गैस का वॉल्यूम इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, दिस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैंने गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम कर दिया, अगर हमने इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम कर दिया, अभी इंक्रीज किया था, अब 1 डिग्री से डिक्रीज कर दिया, तो उस गैस का वॉल्यूम भी इतने टाइम्स कम हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर टर्म लिखी है वाइस वर्सा, यानी इंक्रीज करोगे 1 डिग्री से तो गैस का वॉल्यूम इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर डिक्रीज करोगे 1 डिग्री से तो गैस का वॉल्यूम इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्या यहां तक का फंडा समझ में आया? नाउ अगर मान लीजिए आपकी गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, तो देखिए ये होगा इनिशियल वॉल्यूम V0 मल्टीप्लाई बाय ये कितने टाइम्स बढ़ा देगी, 273.15 टाइम्स बढ़ा देगी। तो ये हो जाएगा आपका गैस का वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो जाएगा गैस का नया वॉल्यूम। दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस जो कितने डिग्री सेल्सियस पर बना, 1 डिग्री सेल्सियस पर बना। अब अगर मान लीजिए मैंने गैस का वॉल्यूम निकालना है कब, जब गैस को मैंने T डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट किस चीज के लिए वर्क कर रहा है, जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे, लेकिन T डिग्री सेल्सियस का मतलब है ये 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है मैं 10 डिग्री से बढ़ा दूं, हो सकता है मैं 50 डिग्री से बढ़ा दूं। तो 1 डिग्री के लिए आप खुद मैथ्स लगाओ, फॉर 1 डिग्री इंक्रीज,
वॉल्यूम बढ़ेगा 273.15। अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, x। आप इसका जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/273.15, और ये 10 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई बाय 10। यानी अगर 1 डिग्री के लिए इतना बढ़ रहा है तो 10 डिग्री के लिए 10 इंटू इतने टाइम्स बढ़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। तो जब आपने t डिग्री से बढ़ा दिया तो वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है, यानी गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा उसमें बढ़ेगा ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम है उससे ज्यादा होगा। एक बात समझो, आपके पास में अभी 0 रुपए हैं, आपके पास में अभी 0 रुपीज है, लेकिन फिर भी आपके घर वाले दयालु हैं, आपके घर वालों ने आपको 4 पिज्जा दे दिया। जब तुम्हारे पास में 0 रुपीज है, तुम्हारे घर वाले तुमको 4 पिज्जा दे रहे, शर्म करो, डूब मरो। अब मान लो तुम्हारे पास में 1 रुपया आ गया, ए माई 1 रुपया आ गया है, तो तुम 1 रुपए से मान लो तुमने खरीद लिया रेड पेपर खरीद लिया जो पिज्जा के ऊपर डलता है, या चलो अपन एक मानते हैं सॉस का पाउच खरीद लिया। तो 1 रुपए में आपने क्या खरीद लिया, सॉस का पाउच। तो तुम्हारे पास में 4 पिज्जा खत्म हो गए क्या, वो है, तुम्हारे घर वालों ने जो तुमको 4 पिज्जा दिए थे वो तो हैं, साथ ही साथ तुम्हारे पास में एक सॉस भी आ गया। वो कंसेप्ट यहां लगेगा। तो वो क्या हो रहा है, सॉस के पिज्जा के अंदर, सॉरी 4 पिज्जा के अंदर सॉस और आ गया, एक और चीज बढ़ गई। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब गैस का टेम्परेचर T डिग्री से बढ़ गया तो गैस का जो वॉल्यूम होगा V नॉट, यानी जो 0 डिग्री पर था वो T से इंक्रीज हो गया। तो दिस इज गैस का वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके की? पक्की बात। तो ये गैस का वॉल्यूम हो जाएगा एट टेम्परेचर T। इसको कुछ लोग VT भी लिखते हैं, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1/273.15। नाउ अगर मैं बात करूं वॉल्यूम VT की, तो व्हाट शुड बी VT, या ऐसा VT यहां नहीं लिखना चाहिए। व्हाट इज VT? बेटा VT का मतलब होगा जो गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री पर होगा वो, प्लस जब आपने टेम्परेचर बढ़ाकर T डिग्री कर दिया तो उस पर कितना टेम्परेचर है, उस पर कितना वॉल्यूम है। तो VT का मतलब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम। VT का मतलब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम एट, या ऐसा लिखना चाहिए, टोटल वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस। यानी 0 से जब आप टेम्परेचर को बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस तक ले आए तो नया वॉल्यूम क्या होगा। तो 0 डिग्री पर कितना वॉल्यूम था, V नॉट, और जब आपने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना। तो 0 डिग्री पर इतना था और T डिग्री पर इतना था, दैट इज V नॉट मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 273.15। यह हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। अब यहां पर आप खुद ही देख रहे हो कि अगर अपन V नॉट कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V नॉट बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस T अपॉन 273.15। आप इसे और अच्छे से लिख सकते हो, या इसे अपन नीचे लिख लेते हैं, V नॉट यही रहेगा, यहां हो जाएगा LCM 273.15, ये हो जाएगा 273.15 प्लस T। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, या वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। अगर आपको कोई बोले कि गैस का वॉल्यूम T टेम्परेचर पर कितना होगा तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि हां, जब हम गैस का टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? प्लीज इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, पचाओ इसको, फटाफट खाओ एक हाजमोला और इसको डाइजेस्ट करो। फिर इसको रब करके एक पॉइंट और लिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को और इलेबोरेट करूंगा, इसको और इजी करूंगा, जल्दी इसको नोट करो। ओ मेरे गुलजारी लालो, ओ मैं मोनू और तुम्हारे सोनू का छोटा प्रा, और लिख लिया, ओ बढ़िया, अए अए अए। चलो अब गाइस एक बात समझो, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन हो गया,
273.15 केल्विन हो गया। अब अगर मान लो टेम्परेचर को मैंने T डिग्री सेल्सियस कर दिया, या अपन ने ऐसे इफेक्ट देखते हैं कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितना केल्विन में टेम्परेचर आएगा? आप बोलोगे सर 273.15 केल्विन के अंदर हमें 100 ऐड करना होगा, तब हमें मिलेगा 373.15 केल्विन। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तुमको यहां नहीं दिख रही है? शर्म आ रही है तुमको कुछ? ये 273.15 नीचे हो गया और 273.15 प्लस टी हो गया, यानी आपने टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाया उतना यहां पर टी करके मैंने सम कर दिया। तो ये अगर मैं इसको इनिशियल टेम्परेचर मान लूं और अगर इसको मैं फाइनल टेम्परेचर मान लूं तो कोई शंका, कोई परेशानी? लेकिन यहां पर टेम्परेचर काय में होना चाहिए? केल्विन्स में। तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, दैट इफ टेम्परेचर इज इन केल्विन्स, इफ टेम्परेचर इज इन केल्विन्स, तो हम इस फॉर्मूले को रिकॉन्फिगर करके लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू V नॉट मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 273.15 केल्विन्स पर T, वो 273.15 प्लस T इज योर फाइनल टेम्परेचर। तो अपन इसको लिखेंगे T फाइनल, टेम्परेचर फाइनल, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल। तो ये बन गया मेरे लाडले लाडले गुल्ले मुल्ले बच्चों का एक और नया फॉर्मूला। जी हाँ भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस नए फॉर्मूले की दुनिया में। समझ में आई बात? ठीक है, तो गाइज ये है आपके चार्ल्स लॉ की पूरी डिटेल स्टडी, पूरी डिटेल हिस्ट्री। अब इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि इतना डाइजेस्ट करने में आपको एटलीस्ट 6 हाजमोला की गोली और 4 इंगोली की गोली लगेगी, उसके बाद ही आप इसको पचा पाओगे। तो आई होप आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने भी कई वीडियोस चेक करे जिन पर इसके बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करी गई है, सिर्फ इक्का दुक्का को छोड़कर। तो गाइज मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये जिसको ना चाहिए फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी है आप लोगों के लिए कि मैं हर एक चीज को एनसीईआरटी की क्लियर करके बताऊं, अच्छे से करके बताऊं, ताकि अगर आप जेई नीट तक की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड्स के अलावा, तो आप लोगों को मजा आ जाए। अगर आपका एम 21 या 22 है तो आप लोगों के लिए ये चीज बना रहा हूं, पूरी ताकत झोंक रहा हूं इसके अंदर। तो प्लीज प्यारे बच्चों, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इसे ध्यान से पढ़ें। आज की क्लास में हम लोग बात यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे इसके चार्ल्स लॉ के ग्राफ बचे हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बचा है और इसके न्यूमेरिकल्स बचे, जो अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए और मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे जल्दी घर जाना है। चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।